नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल G9 स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान पर। हमारे देश का संविधान लागू होने से पहले देश का प्रशासन अथवा राज्य व्यवस्था किन अधिनियमों के अंतर्गत चल रही थी। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखते हैं। किसी भी देश का संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। इस प्रकार किसी देश के संविधान को उस देश का आधार विधि यानी कानून कहा जा सकता है, जो उसके राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करती है। भारत में नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ और भारत अपने लंबे इतिहास में प्रथम बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा निर्मित भारत के संविधान के पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा कई ऐसे अधिनियम चार्टर पारित किए गए थे जिन्हें भारतीय संविधान का आधार कहा जा सकता है। तो आज हम उन्हीं अधिनियम और चार्टर के बारे में पढ़ेंगे जो भारत के संविधान लागू होने के पूर्व देश का प्रशासन अथवा राज्य व्यवस्था चलाने हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए थे। जिसमें पहला है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य उद्देश्य भारत में कंपनी के प्रबंधन की समस्या को संबोधित करना और साथ ही लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित शासन की दोहरी प्रणाली भी थी तथा इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषता या प्रावधान है। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई। इस तरह लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों या श्रमिकों को किसी भी प्रकार के निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासी से रिश्वत के रूप में प्रस्तुत करने पर रोक लगा दी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का निजी व्यापार नहीं कर सकता था या वहां के किसी भी मूल निवासी से रिश्वत नहीं ले सकता था। इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई जिसमें ब्रिटिश न्यायाधीशों के साथ की गई जो कि ब्रिटिश कानून प्रणाली का उपयोग करते थे। अधिनियम ने कंपनी के लाभांश को 6% तक सीमित कर दिया जब तक कि उसने 1.5 मिलियन पाउंड का ऋण नहीं चुकाया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को 4 साल के कार्यकाल तक सीमित कर दिया। इसके बाद आता है आपका 1781 का संशोधित अधिनियम। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान थे उसके अनुसार रेगुलेटिंग एक्ट को इसलिए लागू किया गया था ताकि कानून के कदाचार को रोका जा सके और कंपनी के अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन यह अधिनियम पूरी तरह से विफल रहा और नतीजन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। लेकिन इसके पूर्व इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधित अधिनियम लागू किया गया था जिसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो। कानून बनाने तथा उसके क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया।
तो यह था 1781 का संशोधित अधिनियम, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के विफल होने के बाद लागू किया गया था। इसके बाद आता है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए थे, जिसके अंदर देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पूर्व कंपनी के संचालकों से स्वीकृति लेना आवश्यक था और दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। इसके बाद आता है आपका 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई थी। मतलब इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था और उसे मुख्य सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई थी। इसके बाद आता है आपका 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल अपने अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1813। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी के शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्न थे। कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसके उसका विस्तार भी कर दिया गया। 1813 के अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई तथा महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर आदि पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसी प्रभुत्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया था। तो इसमें मुख्य प्रावधान देखे हमने, जिसमें था ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति, भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश तथा कंपनी को 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण नियम प्रावधान थे। अब आते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम पर। तो देखते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए गए और इस प्रकार कंपनी का ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करना रह गया था। इस प्रकार कंपनी का एकमात्र
एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करना रह गया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये स्मरणीय तथ्य, ये याद रखने योग्य प्रावधान है जिसमें लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में इसका पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी भी पद से जिसके लिए वह योग्य है वंचित नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीकरण का प्रारंभ किया गया, जिसका सबसे प्रबल प्रमाण लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाना था। इसके बाद आता है आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का राजपत्र भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। यह अधिनियम मुख्यतः भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी कि ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 1857 की क्रांति ने शासन की असंतोषजनक नीतियां उजागर कर दी थी, जिससे संसद को कंपनी को पदच्युत करने का बहाना मिल गया। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संसद ने कई अधिनियम पारित किए जो भारतीय प्रशासन का आधार बने। तो दोस्तों, जो 1853 का चार्टर अधिनियम था यह अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद आपका आते हैं 1858 भारत सरकार अधिनियम, जहां से आपका ब्रिटेन की साम्राज्ञी की ओर से भारत का शासन चलाना शुरू होता है। तो यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।